नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। इनके बारे में कुछ पॉइंट जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, अब 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और संविधान के भाग 4 में इनको रखा गया है। साथ ही आर्टिकल की बात करते हैं तो संविधान के भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है हम पढ़ते हैं। और साथ ही कुछ स्टेटमेंट हमने पढ़े थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है डीपीएसपी को संविधान की नई या अनोखी विशेषता जो है बताया था। डीपीएसपी को ग्रेवलिन ऑस्टिन यानी जी ऑस्टिन ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। और साथ ही यदि हम बात करते हैं केटी शाह के द्वारा जो है क्या कहा गया था, केटी शाह के द्वारा जो है डीपीएसपी को कहा गया था कि बैंक जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है इनको अदा करता है, तो इसको ये कहा गया था। तो कुछ स्टेटमेंट हमने पढ़े थे। अब आज की क्लास में हम आर्टिकल से जो है शुरू करने वाले हैं, आर्टिकल 36 से। तो आर्टिकल 36 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया राज्य की परिभाषा, और यहाँ पे राज्य से मतलब है देश या संघ। तो देश की जो परिभाषा आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 12 में तो ये दी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। यानी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, तो ये सभी मिलकर जो है देश को परिभाषित करते हैं। आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37 की यदि बात करते हैं तो डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये बाध योग्य नहीं है। यानी आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको जो है किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये बाध योग्य नहीं है। मतलब इनका उल्लंघन करने पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 38 कहता है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य यानी देश का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। अब आर्टिकल 39 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 39 क्या कहता है। आर्टिकल 39 कहता है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। यानी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 39A की यदि बात करते हैं तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है आर्टिकल 39A को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है। यानी आर्टिकल 39 से कहता है सभी व्यक्ति को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 39A में। अब आर्टिकल 39 का डी कहता है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। आर्टिकल 39D कहता है यानी स्त्री एवं पुरुष को जो है समान कार्य के लिए जो है समान वेतन या पेंशन जो है दी जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 40 कहता है पंचायतों का गठन। तो किस आर्टिकल में जो है पंचायतों के गठन के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 40 में जो है पंचायतों के गठन के बारे में जो है बात की जाती है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 41 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 41 की यदि बात की जाए तो सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। तो यह आर्टिकल 41 कहता है सभी नागरिक जो है अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें, यह आर्टिकल 41 कहता है। अब आर्टिकल 42 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 42 का कहता है, आर्टिकल 42 कहता है कार्य करने की न्याय संगत या मानवीय दशाएं। यानी कार्य करने के लिए जो न्याय संगत या मानवीय दशाएं, कार्य करने के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज़्यादा जो है वहाँ पे ठंड होनी चाहिए। साथ ही स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता, यानी जो स्त्री या महिला जो है सरकारी कर्मचारी है, जब वह
गर्भवती होती है तो उसके जो है प्रसूति सहायता के लिए आर्टिकल 42 जो है कहता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 43 की हम बात करते हैं, तो सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। यानी आर्टिकल 43 कहता है सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। यानी जो भी मजदूर हैं कम से कम उनको इतनी मजदूरी तो मिल सके ताकि वह जो है 2 वक्त की जो है रोटी चैन से खा सके। तो ये आर्टिकल 43 कहता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 43 का क्या है। तो आर्टिकल 43 के क्या की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। और साथ ही इसको आर्टिकल 43 को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 43 कहता है यानी कर्मचारियों को जो औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए ताकि कर्मचारी की आवाज़ को सुना जा सके। यानी जब भी जो है औद्योगिक जो कंपनी औद्योगिक संस्थानों में उनके मैनेजमेंट में जो है जो कर्मचारी हैं इनमें से जो है किसी एक को जो है लीडर बनाया जाए ताकि वह अपने कर्मचारियों की बात को डिमांड को जो है रख सके शैक्षणिक औद्योगिक संस्थानों में ताकि उनकी मांगें जो है पूरी हो सके। अब आर्टिकल 43 के ख की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 43 का ख क्या कहता है। ये कहता है राज्य सहकारी समितियों का गठन। यानी राज्य जो है सहकारी समितियों का गठन, और जिसको आर्टिकल 43 के ख को जो है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल 44 की हम बात करते हैं, तो इसमें समान नागरिक संहिता लागू। तो आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता लागू के बारे में बात की जाती है। प्रथम राज्य था गोवा, यानी गोवा में जो है आज़ादी से पहले ही जो है समान नागरिक संहिता लागू थी। और आज़ादी के बाद पहला राज्य बना है उत्तराखंड जहाँ पे समान नागरिक संहिता जो है लागू की गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आर्टिकल 45 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार है। तो आर्टिकल 45 कहता है जो भी जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार। तो आपने देखा होगा जो गांव-गांव जो आंगनबाड़ियाँ खुली हुई हैं, तो इसी आर्टिकल के तहत जो है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था की देखरेख और इनकी प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है बात की जाती है आर्टिकल 45 में। अब आर्टिकल 46 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 46 कहता है एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के विकास का प्रावधान। तो आर्टिकल 46 कहता है यानी एससी मतलब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के प्रावधान के बारे में आर्टिकल 46 में बात की जाती है। आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 कहता है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार। यानी नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाए और पोषण स्तर में जो है सुधार किया जाए। अब आर्टिकल की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 48 की हम बात करते हैं, तो इसमें कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा के बारे में, यानी गोवंश की हत्या पर रोक। तो गोवंश की हत्या पर रोक जो है किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। आर्टिकल 48 के तहत। अब आर्टिकल 48 के क्या की हम बात करेंगे। तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत है। तो आर्टिकल 48 की यदि हम बात करते हैं तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के बारे में, यानी पर्यावरण के संरक्षण के बारे में तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 48 के ए में। अब दोस्तों आर्टिकल 49 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है। ये कहता है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। यानी जितने भी ये राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला है, साथ ही ताजमहल है, तो ये जो है ऐतिहासिक स्मारक है, इनकी सुरक्षा के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका को अलग करना ये किस आर्टिकल में। आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा
भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व, तो ये जो आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 51 में जो है दिए गए थे, तो ये थे हमारा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने जाना डीपीएसपी को जो है आर्टिकल यानी संविधान के भाग 4 में रखा गया, और संविधान के भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पढ़ चुके हैं, जो कि हमने एक एक करके अच्छे से जो है जाना है। अब कल की क्लास में हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको जो है बाद में संविधान में जो है जोड़ा गया था, और इनका क्या उद्देश्य है, तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।